सोचिए, आप एक कमरे में बैठे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर का शोर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सोचिए, कल की चिंता, आज की तुलना और आने वाले कल का डर। और सबसे बड़ी बात, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, दिमाग कभी शांत नहीं होता। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे जरूरत से ज्यादा सोचने के जहर के बारे में, नकारात्मकता के उस धीमे जहर के बारे में, और उस थके हुए दिमाग को डिटॉक्स करने के तरीकों के बारे में जो आज सबसे ज्यादा बोझ उठा रहा है। विक्टोरिया ग्रेस की यह किताब एक बहुत ही सरल बात सिखाती है, आपकी जिंदगी उतनी ही शांत होगी जितनी शांति आप अपने दिमाग में पैदा कर पाते हैं। अगर आप भी बिना किसी वजह के थका हुआ महसूस करते हैं, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं और खुद से खुश नहीं रह पाते, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए ही है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक बिल्कुल शांत कमरे में बैठी हैं, मतलब बाहर कोई शोर नहीं है, लेकिन दिमाग के अंदर एक बाजार लगा हुआ है। कल की मीटिंग का तनाव, पड़ोसी की नई गाड़ी से अपनी तुलना और आने वाले कल का डर। ऐसा लगता है जैसे दिमाग की ये चक्की कभी रुकती ही नहीं, बस चलती रहती है। हाँ बिल्कुल, एक अंदरूनी शोर। तो आज की हमारी बातचीत इसी अंदरूनी शोर को शांत करने पर है। हम ओवर थिंकिंग यानी ज्यादा सोचने की इस आदत की गहराई में उतरेंगे और मानसिक शांति के रास्ते तलाशेंगे। अच्छा। और ये सारी चर्चा विक्टोरिया ग्रेस की किताब द आर्किटेक्ट ऑफ इनर पीस के विचारों पर आधारित है। हमारा मकसद ये समझना है कि इस किताब में बताए गए तरीके असल जिंदगी में कैसे काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत का सार मुझे लगता है किताब की एक बहुत ही खूबसूरत पंक्ति में छिपा है। क्या है वो? किसी की जिंदगी उतनी ही शांत होगी जितनी शांति वो अपने दिमाग में बना पाता है। हम इसी एक विचार के अलग अलग पहलुओं को समझेंगे। हम ये देखेंगे कि नकारात्मक सोच, ये बेचैनी, ये आती कहां से है, और सबसे जरूरी, इसे डिटॉक्स मतलब अपने सिस्टम से बाहर कैसे किया जा सकता है। तो फिर शुरुआत जड़ से ही करते हैं। ये विषैले विचार, ये टॉक्सिक थॉट्स आखिर आते कहां से हैं? विक्टोरिया ग्रेस कहती हैं कि ये कहीं से पैदा नहीं होते, बल्कि हम इन्हें जाने अनजाने में खुद बनाते हैं। इसे समझाने के लिए उन्होंने रोहित नाम के एक लड़के की कहानी बताई है, जो शायद हम में से कई लोगों को अपनी लगेगी। अच्छा। रोहित रोज सुबह उठता है और सबसे पहला काम करता है फोन उठाकर इंस्टाग्राम देखना। और वहाँ उसे क्या देखता है? कोई दोस्त यूरोप घूम रहा है, किसी ने नई कार ली है, कोई 25 की उम्र में ही करोड़पति बन गया है। हाँ, ये तो आजकल बहुत आम है। ये सब देखकर उसका दिमाग उसे एक ही कहानी सुनाता है, तुम तो पीछे रह गए, तुम कुछ नहीं कर पाए। और ये कहानी आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। किताब के मुताबिक ऐसे विचारों के 3 मुख्य स्रोत हैं। पहला, तुलना, कंपैरिजन, जैसा रोहित कर रहा था। दूसरा, अतीत का पछतावा, पास्ट गिल्ट, कि इस काश मैंने वो गलती ना की होती। हाँ। और तीसरा, भविष्य का डर, फ्यूचर फियर, कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। किताब में ये 3 वजह बताई गई हैं: तुलना, अतीत का पछतावा और भविष्य का डर। आपको क्या लगता है, आज के सोशल मीडिया के दौर में क्या ये तुलना वाला पॉइंट इन सब पर भारी नहीं पड़ गया है? हाँ। ऐसा लगता है जैसे ये एक सुपर वायरस है जो बाकी दोनों को भी और ताकत दे देता है। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। पहले पछतावा और डर ज्यादा प्राइवेट होते थे। हाँ, व्यक्तिगत। लेकिन अब तुलना ने उन्हें भी पब्लिक बना दिया। हाँ। हम दूसरों की सफलताओं की हाईलाइट रील देखकर अपने भविष्य से डरने लगते हैं और अपनी पुरानी गलतियों पर और ज्यादा पछताने लगते हैं। सही बात है। रोहित का ये सोचना कि वो कुछ नहीं कर पाया, ये उसका अपना विचार नहीं था। ये दूसरों की ऑनलाइन इमेज देखकर पैदा हुआ एक अपनाया हुआ विचार था। और यहीं पर किताब एक बहुत जरूरी सवाल पूछने को कहती है। क्या? दिन भर में अपने विचारों पर ध्यान दो और खुद से पूछो कि ये विचार मेरा अपना है या मैंने इसे कहीं से उधार लिया है। खुद को इस तरह समझना, या जिसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं, यही पहला कदम है। और एक बार जब हम ये समझने लगते हैं कि हमारे विचार कहाँ से आ रहे हैं, तब हम उस आदत को पकड़ सकते हैं जिसे किताब दिमाग का धीमा जहर कहती है। ओवर थिंकिंग। हाँ, ओवर थिंकिंग। अक्सर हम सोचते हैं कि ओवर थिंकिंग का मतलब है बहुत ज्यादा सोचना, लेकिन विक्टोरिया ग्रेस इसे अलग तरह से देखती हैं। वो कहती हैं कि ओवर थिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना नहीं, बल्कि बेकार सोचना है। किताब में कमाल की लाइन है, जो सोच समाधान दे वो अच्छी है, जो सोच सिर्फ चिंता दे वो जहर है। बिल्कुल। सोचना एक टूल है, लेकिन ओवर थिंकिंग एक जाल है। किताब में नेहा की कहानी से ये बात और साफ होती है। अच्छा। नेहा का ब्रेकअप हो गया था। ये एक सच्चाई थी, एक फैक्ट था जो हो चुका था।
लेकिन उसकी ओवरथिंकिंग तब शुरू हुई जब उसका दिमाग उस एक सच्चाई के आसपास कहानियों का जाल बुनने लगा। कैसी कहानियां? पहली कहानी, गलती मेरी ही थी। दूसरी, अब मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा। और तीसरी और सबसे खतरनाक, मैं हमेशा अकेली रह जाऊंगी। देखिए, सच सिर्फ एक था कि ब्रेकअप हुआ। हाँ, कि ब्रेकअप हुआ। बाकी सब दिमाग का बनाया हुआ डर था जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं था। यही होता है, दिमाग एक फैक्ट को पकड़ता है और उस पर डर और शक की 100 परतें चढ़ा देता है। तो इस जाल से, इस लूप से बाहर कैसे निकलें? क्या किताब में इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका बताया गया है? हाँ, और ये बहुत ही कारगर तकनीक है जिसे थॉट डिटॉक्स कहा गया है। इसके 3 आसान स्टेप्स हैं। पहला, जब भी कोई परेशान करने वाला विचार, जैसे नेहा का विचार मैं हमेशा अकेली रह जाऊंगी, बार बार आए तो उसे एक कागज पर लिखें। लिखने का काम बहुत शक्तिशाली है। ये उस विचार को आपके दिमाग से निकालकर आपके सामने रख देता है, जिससे उसे ऑब्जेक्टिव होकर देखना आसान हो जाता है। ठीक है, लिख लिया, अब क्या? अब आता है दूसरा स्टेप, जो सबसे जरूरी है। उस लिखे हुए विचार के सामने खुद से एक सवाल पूछें, इस विचार का सबूत क्या है? What is the evidence? अच्छा। नेहा के केस में मैं हमेशा अकेली रह जाऊंगी, इस बात का क्या सबूत है? क्या ये 100% सच है या ये सिर्फ एक डर है? ज्यादातर मामलों में हमारे बड़े बड़े डर के पीछे कोई ठोस सबूत नहीं होता। और तीसरा स्टेप? तीसरा स्टेप है, अगर उस विचार के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं है तो उसे अपने मन से ऐसे हटा दें जैसे उसे कागज से मिटा दिया हो। अब आप कहेंगी कि ये सुनने में आसान लगता है, पर करने में नहीं। हाँ, मैं यही पूछने वाली थी। कोई विचार इतनी आसानी से जाता नहीं। सिर्फ सोच लेने से कि ये सच नहीं है, वो विचार चला तो नहीं जाता, वो तो और मजबूती से वापस आता है। आपने बिल्कुल सही दस पकड़ी है। यहाँ हटाने का मतलब उस विचार से लड़ना नहीं है, लड़ने से तो वो और मजबूत होगा। तो फिर? किताब कहती है कि इसे एक बादल की तरह देखना है, जो आसमान में आया और चला गया। आप उसे पकड़ते नहीं, बस गुजरने देते हैं। यह अभ्यास हटाने से ज्यादा जाने देने का है। जब आप बार बार अपने डरों को बिना सबूत के पाते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उन पर विश्वास करना कम कर देता है। ये एक मानसिक कसरत है जो धीरे धीरे ओवरथिंकिंग की आदत की जड़ें कमजोर करती है। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये विचार ही तय करते हैं कि हम खुद से कैसे बात करते हैं, और यहीं से बात आती है नेगेटिव सेल्फ टॉक की। हम अक्सर खुद को ऐसी बातें बोलते हैं जो हम किसी दुश्मन से भी न सुने, जैसे मैं किसी काम की नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, या सब लोग मुझसे आगे निकल गए। विक्टोरिया ग्रेस यहाँ एक बहुत अच्छी तुलना करती हैं। जरा सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त आपसे रोज मिले और कहे तुम किसी काम के नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, तो आप क्या करेंगी? मैं तो शायद एक हफ्ते में ही उसका नंबर ब्लॉक कर दूंगी। ये सोचना भी अजीब है कि हम किसी और से ये सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन खुद से दिन रात यही बातें करते लेते हैं। बिल्कुल। किताब का यही सवाल है कि जब हम दूसरों से ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं करते, तो फिर हम खुद के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? हम खुद के सबसे बड़े आलोचक, सबसे बड़े बुली क्यों बन जाते हैं? हाँ। इस आदत को तोड़ने के लिए किताब में एक बहुत ही सरल अभ्यास सुझाया गया है। क्या है वो अभ्यास? मुझे लगता है कई लोग जानना चाहेंगे। रोज सुबह शीशे में देखकर खुद से सिर्फ एक लाइन कहना है, मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर मैं बेहतर होने की कोशिश कर रहा हूं। मैं परफेक्ट नहीं हूं, पर मैं बेहतर होने की कोशिश कर रही हूं। हाँ, ये लाइन जादू की तरह काम करती है। इसमें स्वीकार्य का एक्सेप्टेंस भी है कि हाँ, मुझ में कमियां हैं, और इसमें सुधार, इम्प्रूवमेंट की भावना भी है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। सही है। ये खुद को कोसने की आदत को धीरे धीरे खुद को सपोर्ट करने की आदत में बदल देती है। इसलिए जंक फूड से बचते हैं, वैसे ही दिमाग को अच्छा रखने के लिए जंक विचारों और जंक जानकारी से बचना होगा। एकदम सही। मानसिक डिटॉक्स का सीधा मतलब है नकारात्मक जानकारी यानी नेगेटिव इनपुट लेना कम करना, और सकारात्मक शांति यानी पॉजिटिव साइलेंस को अपनी जिंदगी में बढ़ाना। तो इसके लिए क्या करें? किताब में कुछ आदतें छोड़ने की बात कही गई है, और पहली वाली तो मुझे लगता है हम सबके लिए सबसे मुश्किल है। सुबह उठते ही फोन देखना। हाँ बिल्कुल, सुबह उठते ही फोन इस्तेमाल करना। मुझे तो लगता है ये लगभग नामुमकिन है। क्या किताब इसका कोई प्रैक्टिकल तरीका बताती है? हाँ, और किताब ये नहीं कहती कि फोन फेंक दो, वो कहती है कि बस पहले घंटे पर कंट्रोल कर लो। पहले घंटे पर? हाँ, सुबह का पहला घंटा हमारे पूरे दिन का मूड और टोन सेट करता है।
उसे सोशल मीडिया की तुलना, बुरी खबरों या काम के ईमेल से शुरू करना अपने दिन को शुरू होने से पहले ही खराब करने जैसा है। बात तो सही है। शायद शुरुआत में सिर्फ 15 मिनट का नियम बना सकते हैं। उठने के बाद पहले 15 मिनट फोन को हाथ नहीं लगाना है। 15 मिनट, ठीक है, ये किया जा सकता है। और दूसरी आदत? दूसरी आदत है लगातार शिकायत करने वाली बातचीत से बचना, चाहे वो ऑफिस में हो या दोस्तों के साथ। जब हम लगातार समस्याओं पर ही बात करते हैं तो हमारा दिमाग समस्याओं को ही ढूंढने के लिए ट्रेन हो जाता है। अच्छा। उसे हर चीज में गड़बड़ ही दिखती है। और तीसरी आदत है हर विषय पर अपनी राय देने की आदत छोड़ना। ये तो मुश्किल है। पर जरूरी है। हर बहस का हिस्सा बनना, हर बात पर कमेंट करना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रहना ज्यादा शांति देता है। ये चुप रहना या शांति, किताब में इस पर बहुत जोर दिया गया है। शांति का मतलब सिर्फ बाहरी शोर से बचना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। शांति का असली मतलब है अंदरूनी शोर को कम करना। किताब में शांति यानी साइलेंस को दिमाग की सबसे मजबूत दवा बताया गया है। दवा? हाँ, इसका मतलब है अपने दिमाग को एक ब्रेक देना। इसके लिए एक बहुत सरल अभ्यास है। रोज केवल 10 मिनट के लिए अपना फोन बंद करके, आंखें बंद करके बैठें और सिर्फ अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। लेकिन जब भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो विचार और भी तेजी से आते हैं। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। शुरू में विचार आएंगे, बहुत आएंगे। लक्ष्य विचारों को रोकना है ही नहीं, क्योंकि वो नामुमकिन है। तो फिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है उन्हें बस देखना, एक दर्शक की तरह, बिना उनमें उलझे, बिना उन्हें जज किए। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि विचारों के आने की रफ्तार कम हो रही है और उनके बीच का गैप, वो जो खाली जगह है, वो बढ़ रही है। अच्छा। वही खाली जगह मानसिक शांति की शुरुआत है। शांति के साथ साथ एक और जरूरी बात सिखाई गई है, लेट गो करना, यानी जाने देना। तो ये उस जाने देने वाले अभ्यास से जुड़ा है जिसकी बात हम कर रहे थे। हाँ, ये उसी का बड़ा रूप है। उन चीजों को जाने देना जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसे? हम अक्सर उन चीजों के बारे में चिंता करते हैं जिन्हें हम बदल ही नहीं सकते। मौसम कैसा रहेगा, दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या ट्रैफिक कितना मिलेगा। इन पर चिंता करना सिर्फ अपनी मानसिक ऊर्जा को एक ऐसे कुएं में फेंकने जैसा है जिसकी कोई गहराई नहीं है। किताब में एक बहुत शक्तिशाली पंक्ति है, लेट गो का मतलब हारना नहीं, लेट गो का मतलब खुद को बचाना है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ये मानसिकता ही सब कुछ बदल देती है। जब हम उन चीजों को जाने देते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान उन चीजों पर लगा पाते हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। जैसे कि हमारे अपने काम, हमारी आदतें। बिल्कुल, हमारे अपने काम, हमारी अपनी आदतें और हमारा अपना रिएक्शन। अगर हम रोहित की कहानी पर वापस जाएं, तो उसके लिए लेट गो करने का मतलब है दूसरों से तुलना करने की आदत को जाने देना। इंस्टाग्राम पर कौन क्या कर रहा है ये उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उस जानकारी पर कैसे रिएक्ट करना है ये उसके कंट्रोल में है। लेट गो करना उसे इस बेवजह के दबाव से बचाता है। और इसके साथ ही एक और प्रैक्टिकल सलाह है, एक पॉजिटिव इनपुट सिस्टम बनाने की। इसका नियम बहुत सरल है, हम जो देखेंगे और सुनेंगे वैसा ही सोचेंगे, और जैसा सोचेंगे वैसे ही बन जाएंगे। हाँ, तो क्यों ना जानबूझकर अपने दिमाग को अच्छा खाना दिया जाए। बिल्कुल, जैसे हम शरीर के लिए डाइट चुनते हैं, वैसे ही दिमाग के लिए भी इन्फॉर्मेशन डाइट चुननी होगी। सुबह की शुरुआत किसी प्रेरक ऑडियो या संगीत से करें, रात में सोने से पहले कुछ शांत या हल्का पढ़ें, और दिन के दौरान खबरों और नेगेटिविटी से थोड़ी दूरी। हाँ, और की लगातार खुराक से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। ये सब आदतें एक दिन में नहीं बनती, इसीलिए किताब में एक दैनिक मानसिक डिटॉक्स रूटीन का जिक्र किया गया है। हाँ, ये रूटीन 3 हिस्सों में है। सुबह सिर्फ 10 मिनट गहरी सांसें लेना और दिन के लिए एक पॉजिटिव इंटेंशन, एक पॉजिटिव इरादा सेट करना। जैसे आज मैं छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होंगी, या आज मैं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दूंगी। फिर दिन के दौरान जब भी कोई नकारात्मक विचार या गुस्सा आए तो रिएक्ट करने से पहले बस एक पल रुकें और एक गहरी सांस लें। ये छोटा सा पॉज हमें ऑटोमेटिक रिएक्शन देने से बचाता है और सोचने का मौका देता है। और आखिर में रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट, ये बहुत जरूरी है, बस ये सोचने के लिए कि आज किस एक विचार ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया। और फिर खुद से पूछें, क्या वो विचार सच था या सिर्फ मेरी एक धारणा, मेरा एक डर था। यह रात वाला अभ्यास तो हमें अपने विचारों के पैटर्न को समझने में मदद करता है।
शायद नेहा, जिसकी हमने पहले बात की थी, अगर रोज रात ये सोचती कि क्या ये सच है कि मैं हमेशा अकेले रह जाऊंगी, तो वो अपने डर के पैटर्न को जल्दी पकड़ पाती। हाँ, और उसे चुनौती दे पाती। बिल्कुल सही। ये रूटीन उसे उस डर की लूप से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता। अंत में किताब दिमाग की तुलना एक घर से करती है। घर से? हाँ, अगर हमारा घर गंदा हो, बिखरा हुआ हो, तो हमें वहां रहना अच्छा नहीं लगता। कोई मेहमान भी आए तो उसे अच्छा महसूस नहीं होता। ठीक उसी तरह अगर हमारा दिमाग नकारात्मकता, चिंता और शिकायतों से भरा हो, तो जिंदगी भी भारी और बोझिल लगने लगती है। सही बात है। दिमाग हमारा वो घर है जिसमें हमें 24 घंटे रहना है। उसे साफ और शांत रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। तो अगर हम रोहित की कहानी पर वापस जाएं, तो ये सारी तकनीकें उसकी मदद कर सकती हैं। सुबह उठकर फोन देखने के बजाय 10 मिनट की शांति, और जब भी तुलना वाला विचार आए तो उसे कागज पर लिखकर चुनौती देना, लेट गो करना कि दूसरे क्या कर रहे हैं और अपने रास्ते पर ध्यान देना। सही बात है। उसकी समस्या इंस्टाग्राम नहीं, बल्कि उस जानकारी पर बिना सोचे समझे की गई उसकी अपनी प्रतिक्रिया थी। ये रूटीन उसे उस प्रतिक्रिया को बदलने की शक्ति देता है। विक्टोरिया ग्रेस का अंतिम संदेश यही है कि शांति हमें बाहर की दुनिया में कहीं नहीं मिलती। शांति अंदर बनाई जाती है, रोज रोज छोटी छोटी आदतों से। आज की इस पूरी बातचीत का सार शायद यही है कि हम सब खुद से एक वादा करें कि हम अपने दिमाग के साथ, अपने इस घर के साथ प्यार और सम्मान से पेश आएंगे। उसे बेकार की तुलना, पछतावे और डर के कचरे से बचाएंगे। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है, तब जिंदगी की मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं और जिंदगी अपने आप बेहतर होने लगती है। इस चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। जी। आज के दिन का वो कौन सा एक विचार था जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रहा था? जरा सोचिए, क्या वो विचार सच में आपका अपना था, या बाहर से किसी को देखकर, किसी की बात सुनकर या कुछ पढ़कर अपनाया गया था? और अगर उस एक अपनाए हुए विचार को आज जाने दिया जाए, तो आपकी मानसिक शांति पर क्या असर पड़ेगा?